नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाटी। स्मार्ट सिटीज के नामों का ऐलान हो चुका है। ये कंपटीशन का पहला फेज था जहां पर स्टेट्स को अपने कॉम्पिटिटर्स देने थे, उन सिटीज का नाम बताना था जो स्मार्ट सिटी ऑफ इंडिया के लिए कम्पीट करेंगी। तो हर स्टेट ने अपने नाम दे दिए हैं। 98 नाम, 98 नाम है जो सामने आ गए, 2 बच गए, वो भी आ जाएंगे। तो अब ये स्मार्ट सिटीज कैसे चुनी जाएंगी, अगला पड़ाव इनका क्या होगा, बहुत लंबी बातचीत है। लेकिन जो नाम सामने आए हैं उनमें कितना पोटेंशियल है, उनका भविष्य क्या होगा, किस तरह का डेवलपमेंट आने वाले वक्त में हम देखेंगे, और क्या ये एक मौका है निवेश करने का, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये आज से हम इस बातचीत को शुरू कर रहे हैं और हमने अपना एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है स्मार्ट सिटीज के ऊपर, जो लगातार अपडेट देगा इन सारी चीजों की, इस पर डिस्कस करेगा, हमें बताएगा कि आगे काम कैसे चलने वाला है, और साथ में कि यहां अगर निवेश के मौके हैं तो इन स्मार्ट सिटीज में से आप कैसे चुनेंगे कि किस शहर में आज अगर आप निवेश करते हैं तो आने वाले वक्त में आपको स्मार्ट रिटर्न भी मिलेंगे। तो आइए मैं आपका तारुफ करा दूं हमारे इस एक्सपर्ट ग्रुप से। सबसे पहले हमारे साथ है पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर आस के, प्रताप पडोडे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर डायरेक्टर हैं स्मार्ट सिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के, और अरविंद नंदन साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाउसिंग.com के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बीड़ा आपके ऊपर है, आप तीनों के ऊपर, कि स्मार्ट सिटीज कैसे इस देश में आगे बढ़ेंगी, वो हम दर्शकों को बताएंगे, और क्या कुछ उसमें होने वाला है, निवेश का क्या मौका होगा, ये सारी बात होगी। प्रताप जी, आपसे शुरुआत करता हूं। ये फर्स्ट राउंड हो गया है कॉम्पिटिशन का, यहां पे कुछ शहर निकल कर आ गए, 98 सिटीज आ गई हैं। आगे ये चीज कैसे जाएंगी, क्या ये सबके सब स्मार्ट सिटी बनेंगे, क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने पूरे एम्पैनल्ड एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं जिनकी ऑलरेडी उनकी सिलेक्शन हो चुकी है, और हर कंसल्टेंट को कुछ 2 या 3 ऐसे रीजन्स दिए हुए हैं जहां पर वो अपनी कंसल्टेंसी, अपनी एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि इन 98 शहरों को अपना अपना सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाना है, और वो प्लान स्मार्ट सिटीज मिशन। अभी ये नाम आ गए हैं, अब इन्हें अपना प्लान देना होगा जो स्मार्ट सिटी मिशन के पास जाएगा, और फिर उसमें एक बार फिर से चुनाव होगा कि क्या ये उसके लायक है कि नहीं, कि वो प्लान के आधारित, जिस मिशन के आधार सारे जो उन्हें टर्म्स दिए उस हिसाब से वो खरे उतरते हैं कि नहीं, और उस बेसिस पे वो सिलेक्ट होंगे। तो बहुत सारे शहर जो इनमें हैं, शायद ड्रॉप आउट, कुछ उसमें से ड्रॉप आउट हो जाए, और कुछ नए शहर जो अभी एप्लीकेशन में आए नहीं हैं, उनको एक मौका मिल जाएगा फिर से आने के लिए, दोबारा आने के लिए। और जब ये इनका चुनाव हो जाएगा तो इनको जब फंडिंग मिलने की शुरुआत होगी तो 200 करोड़ रुपए इनिशियली मिलेंगे, फिर हर साल 100 करोड़ रुपए, इस तरह की योजना है। तो 100 पहले साल का 200 करोड़ का है, पर वैसे कुल मिला के उनको 100 करोड़ 5 साल में मिलने हैं, यानी कि 500 करोड़ पर शहर को मिलने हैं। उसके साथ एक मैचिंग ग्रांट मिलेगा जो स्टेट आपको देगी उतने ही अमाउंट का। तो मतलब उस हिसाब से आप देखा जाए तो 200 करोड़ पर ईयर मिलेगा, कि एक स्टेट की तरफ से और एक सेंटर की तरफ से। तो उस प्रकार से फंडिंग होगी सिलेक्शन के बाद, वो जनवरी में होगी जो फाइनल सिलेक्शन होगा 20 सिटीज का। अरविंद जी, आपके पास आता हूं। कुल मिला के 500 से 600 करोड़ रुपया इन शहरों के पास आएगा आने वाले 4-5 सालों में। तो मुझे लगता है कि ये तो किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी बजट के आसपास होता होगा। आपको लगता है ये जो रकम है ये पर्याप्त है जिस स्मार्ट सिटी की कल्पना हम कर रहे हैं, या कम पड़ेगी? देखिए, इसे हम इस तरह से नहीं देख सकते कि ये 500 करोड़ जो मिलेंगे क्या इससे शहर बन जाएगा। शहर तो बिल्कुल नहीं बन सकता, ये हमें पता है। एक दूसरा छोटा सा उदाहरण दे दूं, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्बन एरिया में, वही बनाने के लिए 55-60 लाख करोड़ की जरूरत है विद करंट FAR। तो 55-60 लाख करोड़ की अगर आप इन शहरों में बांट भी दें तो भी 500 करोड़ काफी नहीं पड़ता। ये है वो जो इनिशिएटिव मनी है जिसके बेसिस पर आप देखिए क्या होता है, शहर सीधा बनना शुरू नहीं हो जाता। आपको बहुत सारे एनेबलिंग स्टडीज करनी पड़ती हैं, बहुत सारी अलग तैयारियां करनी पड़ती हैं। ये पैसा जो है, जो इनिशियल पैसा है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें खर्च होता है। जो फिजिकल कैपिटल एसेट क्रिएशन की प्रोसेस है उसके लिए अलग आप फाइनेंसिंग की तैयारी करते हैं, लेकिन कैपिटल एसेट क्रिएट करने से पहले जो बहुत सारी तैयारियां, सीड कैपिटल के तौर पे इसे आप यहाँ सीड कैपिटल की तरह देख लीजिए, वेंचर कैपिटल की तरह देख लीजिए, कि जब आपको प्लानिंग स्टार्ट करनी है, सारी तैयारियां करनी है, तब ये पैसा आपको काम आता है। जब आप एक्चुअल सड़कें बनाने लगेंगे, शहर में ICT प्रोसेस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लगाने लगेंगे, तब तो आपको एसेट क्रिएशन बेस्ड अलग से फंडिंग करनी पड़ती है, वो अलग से आप कर सकते हैं। लेकिन ये इनेबलिंग आपकी तब तक नहीं होगी जब तक कि आपके पास ये स्टार्टअप कैपिटल नहीं होगा। तो इसे इस तरह से देखा जाए तो बेटर होगा। ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों के दिमाग में कि क्या 100 करोड़ में शहर बन जाएगा। एक ओवरब्रिज नहीं बन पाता। तो
इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, तो इसे इस तरह से समझना जरूरी होगा। राइट। पंकज जी, पैसा भी मिल जाएगा, स्मार्ट सिटी के बाकी पैमाने भी उसमें आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन वक्त बहुत बड़ी चीज है। कितना वक्त लगेगा? जिस तरीके से पेस हमने देखा हिंदुस्तान में आज तक जैसे काम होते हैं, एक ब्रिज को बनने में सालों निकल जाते हैं, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन काम की रफ्तार और ये सब कैसे होगा? देखिए, उसमें एक तो जरूरत है कि वो कर दिखाने का जज्बा जो इस गवर्नमेंट में दिख रहा है, और हम पास्ट से रिलेट नहीं कर सकते हैं। पास्ट में हमने इनएफिशिएंसी दिखाई, पास्ट में हमारा वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट था, पास्ट में हमने इस तरीके का कभी सोचा नहीं था कि हम इस तरीके का करेंगे। तो मैं ये नहीं सोचता कि हम वो एक रिलेशनशिप में देखें आगे की, इतना ही समय लगने वाला है। बट ये जरूरी है कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है, और ये शुरुआत है। और मैं ये नहीं कहता कि 5 साल में हम ये स्मार्ट सिटीज बना करके खत्म कर देंगे, बट ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये एक पहला कदम है जो हमें अग्रसर करता है कि हम एक सस्टेनेबल सिटी की कल्पना करें, एक एफिशिएंट सिटी की कल्पना करें, एक रिसोर्सफुल सिटी की कल्पना करें, इकोनॉमिक पावर्स हर एक शहर के अंदर बनाएं। तो उस एस्पेक्ट्स पे वो एक उद्देश्य, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने सोचा 5 साल में मैं कंप्लीट कर दूंगा और ये बिगनिंग है। जिस तरीके से अरविंद ने कहा कि ये 100 करोड़ रुपए ये आपकी सीड कैपिटल है जो आपको उस तरफ बढ़ने के लिए, एक प्लानिंग के लिए और बाकी चीजों के लिए जो है जरूरत है। तो ये मुझे लग रहा है कि एक विजन क्रिएट हुआ है, और अगर 5 नहीं हुए 15 साल हुए, और अगर वो चीज अचीव होती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, प्रताप साहब आपसे जानना चाहूंगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अब जो मूल प्रश्न मैंने दोनों लोगों से पूछा कि इसको कैसे आगे, क्या कोई सरकार के पास कोई एक टाइमलाइन है, डिफाइन कोई तरीका है कि मुझे ऐसा और इतने वक्त में करना है? देखिए, इसमें क्या है कि कोई एक सिटी जो आप बनाना चाहते हो तो 15-20 साल लग सकते हैं, लेकिन उस दौरान जो प्रोग्रेस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रेट्रोफिटिंग भी होने वाली है, रीडेवलपमेंट भी होने वाला है, तो उसमें आप कुछ पॉकेट्स, जो बड़े शहर हैं उनमें आपके कुछ पॉकेट्स में डेवलपमेंट नजर आने लगेगा। तो उसका भी एक कर्व है कि जैसे आप जो सबसे इजी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे कि सीसीटीवी आप कर सकते हैं, वाईफाई आप कर सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें होने लगेंगी तो एक लोगों का विश्वास बढ़ने लगेगा कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन फाइनली कुछ जग गई है और कुछ करने वाली है। तो ये जो जर्नी है यहाँ से लेके 15 और 20 सालों तक के, उसमें भी हमें धीरे धीरे सहूलियत मिलने लगेगी सिटीजन्स के लिए। तो क्या बहुत हद तक शुरुआत में ऐसे ही लगेगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बस एक इफिशिएंसी ले आई है, स्ट्रीट लाइट बेहतर हो गई है, सड़कें बेहतर हो गई, शुरुआत में ऐसा ही महसूस होगा? उसी में मतलब जो ये जल्दी हो सकती हैं चीजें, क्योंकि जो बाकी ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जहां पर चेंजेस करने हैं उसमें ज्यादा पैसा और ज्यादा वक्त लगता है सारी चीजों को, मतलब क्योंकि हमारे पास लेगेसी है, पहले के बनी हुई चीजें, उनमें हमें थोड़ा एडजस्टमेंट मॉडिफिकेशंस करनी है। तो ये चीजें जल्दी नजर में आएंगी और लोगों को लगने लगेगा कि क्या। पर एक बात बता दूं मैं, जो छोटे शहर हैं जिनमें 1 लाख और 5 लाख के बीच में जो पॉपुलेशन है, वहां ज्यादा असर आपको नजर आएगा क्योंकि वो छोटे हैं। राइट। चलिए, तो शुरुआत हो गई है, अब ये शुरुआत कहां तक जाती है, कैसे जाती है, कितना वक्त लेती है, ये सब चीजें तो आने वाले वक्त में पता चलेगी। तो यहां ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक से आएंगे तो अब केस बाय केस, शहर बाय शहर बातचीत करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कितना पोटेंशियल है उसके अंदर स्मार्ट सिटी बनने का और वहां आपके लिए क्या स्कोप बनता है। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, जहां पर अब बात हो रही है स्मार्ट सिटीज की, क्योंकि अनाउंसमेंट हो गया है कि कौन है वो शहर जो स्मार्ट सिटी बनने के दावेदार हैं। इसी पे हमारी चर्चा हो रही है। हमारा पूरा पैनल हमारे साथ है। अरविंद नंदन साहब, ब्रेक से जब हम जा रहे थे तो आप कुछ अपना पॉइंट रखना चाह रहे थे, तो किस एस्पेक्ट में बात होगी? प्रताप जी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कैसे इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू होगा, स्मार्ट सिटी बनने की जो प्रोसेस शुरू हो गई। शहर तो डेफिनेटली, जैसा उन्होंने कहा, 15-20 साल लग जाएंगे बनने में। राइट। 2 छोटे उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए कि आज भारत में जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल की जो कॉस्ट है वो करीब 6-6.5% ऑफ जीडीपी है। लगभग उतना ही जितना रियल एस्टेट कंट्रीब्यूट करता है, उतना ही हम, तो यानी कि हम जो रियल एस्टेट से प्रोडक्शन करते हैं उसको हम एग्जैक्टली कैंसिल कर लेते हैं अपने गार्बेज डिस्पोजल और वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस से। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इस 6.5% या 6-6.5 जो भी है, इसको अगर आप आधा कर पाते हैं स्मार्ट मैनेजमेंट के थ्रू,
देयर इज अ सब्सटैंशियल एडिशन टू द जीडीपी, पॉजिटिव एडिशन। एक पॉइंट ये है जी। दूसरा पॉइंट ये है, आप ये देखिए कि भारत की इस समय जो व्हीकल पॉपुलेशन है वो दुनिया के व्हीकल पॉपुलेशन की 1% है, लेकिन हमारा जो रोड एक्सीडेंट डेथ रेट है वो करीब 13% है। राइट। तो या तो आप गाड़ियां बढ़ा के 13% कर लीजिए ताकि डेथ रेट से मैच हो जाए, या फिर आप एक्सीडेंट रेट को कम कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी अच्छे शहर को देखिए जो स्मार्ट या अनस्मार्ट भी हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड मूवमेंट मैनेजमेंट इतनी बेहतरीन होती है। ये जो एक्सट्रीमली हाई हमारा एक्सीडेंट रेट और रोड ऑब्स्टेकल रेट है, ये भी एक बहुत बड़ा कॉस्ट है जो कि इवेंचुअली आपको बेयर करना पड़ता है। तो ये दो छोटे उदाहरण हैं। हर काम सिर्फ बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड नहीं हो सकता, बहुत सारा कुछ ऐसा है जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को खत्म करने से है, और स्मार्ट मैनेजमेंट कैन वेरी इजीली हैंडल दीज थिंग्स। उसके अलावा आप शहर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन स्मार्ट मैनेजमेंट का एक पहला रिफ्लेक्शन ये हो सकता है कि अगर आपकी सिटीज में वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाए, रोड मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाए, तो एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो क्वालिटी लाइफ की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आपका जो ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी है, या जो आप कह सकते हैं शहर की या म्यूनिसिपैलिटी की जो कॉस्ट हैं, सिटी को एडमिनिस्टर करने की जो कॉस्ट है, वो आप काफी हद तक बचा और सकते हैं। एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ। तो आपके शहर में एफिशिएंसी सबसे पहले यहां से दिख सकती है। स्वच्छ भारत का एक नारा है सिर्फ, लेकिन स्वच्छ भारत का एक्चुअल मतलब क्या है वो इन सब चीजों से दिखाई पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा छुपा हुआ एस्पेक्ट है जो हम अक्सर देख नहीं पाते। हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीजें देख पाते हैं जो कि दिखाई पड़ती हैं। चलिए, उसमें स्टेटिस्टिक था कि एक ड्रॉप जो आपके नल से गिरता है एक पर सेकंड, वो एक साल भरे में करीब 10,233 लीटर पानी इक्वल होता है, जिसका मतलब है कि चेन्नई में अगर कोई रह रहा हो तो उसके 4 महीने की जो उसको रिक्वायरमेंट है, और दिल्ली में रह रहा हो तो दिल्ली में रह रहा हो तो 1 महीने, क्योंकि उनके पास ज्यादा पानी वेस्ट करने के लिए चेन्नई के मुकाबले में। जी जी जी। तो बिल्कुल एफिशिएंसीज यहाँ बढ़ेंगी। अब चूंकि नाम आ गए हैं तो हम थोड़ा नामों पे जाते हैं, और शुरुआत में महाराष्ट्र के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि मुंबई जैसा जो देश का सबसे बड़ा शहर है वो यहाँ पर है, और हम भी इस वक्त बॉम्बे में ही बैठे हैं। तो नवी मुंबई, नासिक, ठाणे, ग्रेटर मुंबई, अमरावती, सोलापुर, नागपुर, कल्याण डोंबिवली, औरंगाबाद और पुणे, तो ये 10 नाम हैं जो महाराष्ट्र से दिए गए। पंकज जी, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, ये तो हम जैसे बॉम्बे, मोटे तौर पर बॉम्बे की या एमएमआर की तरह ही जानते हैं। तो इसका स्मार्ट, एक अगर मैं नवी मुंबई की बात करूं तो नया कंस्ट्रक्शन है, सब कुछ है, तो ऐसे में स्मार्टनेस का अगला लेवल क्या होगा, उसमें क्या एफिशिएंसीज और लेके आई जाएगी? देखिए, काफी तरीके की चीजें जो वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर के ई गवर्नेंस, बेटर कंस्ट्रक्शन, बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नवी मुंबई में आपको दिखता है, लेकिन अगर आप केडीएमसी चले जाइए तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ के थ्रू बढ़ा, तो वहां पे आज भी आपको नहीं दिखता है। पूना, नासिक भी छोटा शहर है तो इतना कॉम्प्लेक्स नजर नहीं आता, लेकिन उसके अंदर भी जो ग्रोथ हुई है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ थी, कोई भी प्लांट ग्रोथ नहीं थी। तो हर एक सिटी के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है जहां पे स्मार्ट थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है वो शायद ग्रेटर मुंबई है। और ये जितना कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफी है उतनी ज्यादा स्मार्ट थिंकिंग की जरूरत है, क्योंकि वहां की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा इकोनॉमिक पावर है, सबसे ज्यादा माइग्रेट पॉपुलेशन वहां आती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन की वहां पे। तो वहां पे तो ग्रेटर मुंबई ओवरऑल एस्पेक्ट में आई थिंक बिगेस्ट चैलेंज है, एंड फॉलोड बाय देन द पूना। पूना इन दैट सेंस फिर भी काफी एफिशिएंट सिटी है, क्योंकि अर्बन स्प्रॉल अभी भी जो है वो 6 या 7 किलोमीटर के रेडियल दायरे के अंदर ही फैला हुआ है, तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फिर भी नहीं दिखती। लेकिन आप पूना के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वहां रहता है, हर एक आदमी जो उस शहर में रहता है वो उसका एक थ्रेशोल्ड बन जाता है, तो उसके लिए इनकन्वीनियंस बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से माइग्रेशन हुआ है तो ये कॉम्प्लेक्सिटीज और बढ़ गई हैं कि कार का तो काफी हद तक इस तरीके का चीजों की जरूरत होगी। तो जो मेरा एक क्राइटेरिया है कि जहां पे 2 मिलियन से ज्यादा की पॉपुलेशन है और तो वहां पे आपकी डिफिकल्टीज ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी सिटीज की ज्यादा बढ़ जाती है। जो छोटे शहर हैं, जिस तरीके से बात हुई, जी मैं उसी पे आता हूं कि अमरावती और सोलापुर जैसे शहरों का भी नाम है, जिनमें बहुत सारे लोग तो शायद गए भी नहीं होंगे, अमूमन काफी छोटे शहर हैं। तो ग्रेटर मुंबई, नासिक, ठाणे और कल्याण डोंबिवली, इनको बनाना, कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होगा, या फिर सोलापुर, अमरावती जहां पर आपको बिल्कुल एक बेसिक रॉ चीजें मिलेंगी वहां पे कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होगा? देखिए, एक इसमें एक दूसरा पहलू है कि क्या एक शहर का सबसे
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उस चीज को एनालाइज करना चाहिए। जैसे कल्याण डोंबिवली में हाल ही में था, वहां पे वाटर, सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये उनके प्राइम इश्यूज हैं। जो मतलब हालांकि हम अगर जाएंगे वहां पे तो हमें लगेगा कि ट्रैफिक और कंजेशन ज्यादा है, पर जो हार्ट है उनका जो प्रॉब्लम है वो ये है। अब ऐसी चीजों से, जैसे एक सूरत में आपका प्लेग हो गया था, अब क्या एक सिटी इस स्टेज पे पहुंच गई है जो एक हेल्थ हैजर्ड बन सके, क्योंकि आप उस चीज को नेग्लेक्ट करे जा रहे हो, वो एक डेंजर पॉइंट पे पहुंच गई है। तो ये अपने को देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे कल्याण डोंबिवली ने अभी तक कर स्वच्छ भारत के फंडिंग में 1 रुपया भी उन्होंने अप्लाई किया है ना मिला है। लेकिन मैं देख चुका हूं कि हैदराबाद ने कम से कम 30 करोड़ रुपए इसमें ले लिया है, वो भी सेकेंड ट्रांच में। तो यानी कि सिटीज को भी अपने तरफ से प्रोएक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर कि उनकी जो गाइडलाइंस है उन्हें अप्लाई करके अपने शहर को सुधारना है। तो उनकी जो प्रॉब्लम एरियाज हैं उनमें पहले उनको अटैक करना चाहिए, क्योंकि बाकी दिखने और संवरने के लिए तो काफी ऐसे पॉइंट्स हैं जो किए जा सकते हैं, लेकिन सिटीजन कन्वीनियंस के लिए वही है जो आप सबसे बड़ा उनका जो चैलेंज है वो उसे बीट करें वो पहले। तो चलिए यहाँ पर हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो महाराष्ट्र के इन्हीं शहरों में देखेंगे कि अब जबकि स्मार्ट सिटी के लिए ये 6 से 8 या 10 शहर आ चुके हैं, तो इस रेस में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है और पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसके अंदर है। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल, और आज से हमने यहां पर एक खास सीरीज शुरू की है क्योंकि स्मार्ट सिटीज के नाम हमारे सामने आ चुके हैं। 100 ऐसे शहर डेवलप हो रहे हैं देश के अंदर जो हर चीज में स्मार्ट होंगे। तो स्मार्ट की परिभाषा वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे एक एक परत खुलती जाएगी और समझेंगे कि वाकई में स्मार्ट क्या है। लेकिन आज फिलहाल बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के शहर पे, क्योंकि 10 नाम आए महाराष्ट्र से, तो उसमें कुछ तो बड़े एडवांस नाम है, जिसमें मुंबई, ग्रेटर मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, ये जो मुंबई का बड़ा इलाका है, लेकिन अमरावती, सोलापुर, नागपुर ऐसे शहर भी शामिल है। अरविंद जी, अब क्योंकि अगर मैं रियल एस्टेट के हिसाब से देखूं, इन शहरों के पास बहुत पैसा आएगा, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होगा, तो डेफिनेटली रियल एस्टेट की डिमांड भी बढ़ेगी, भाव भी बढ़ेंगे, एडवांस होंगे ये शहर। तो अब ऐसे में अगर आज की तारीख में देखें तो आप जो नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई या फिर ठाणे जैसे इलाके हैं उन पे नजर रखेंगे अपनी, अगर निवेश के लिहाज से बात करूं, या फिर अमरावती, सोलापुर, नागपुर, औरंगाबाद जो थोड़े कंपैरेटिवली पीछे हैं जो शहर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, वहां पर आपकी नजर होगी? इसको 2 तरह से आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि क्या आप वहां पहले करना चाहते हैं जहां करना आसान है और जल्दी से दिखाई पड़ने लग जाए, या वहां जहां मुसीबत बहुत ज्यादा है आज। मैं सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूं। हालांकि आप एडवर्टाइजमेंट के लिए पहला कर सकते हैं, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी बहुत जमी हुई है, जहां पर पॉपुलेशन का, डेमोग्राफिक का प्रेशर बहुत ज्यादा है आज। एक छोटा सा पैमाना मैं सामने रखता हूं आपके। ग्रेटर मुंबई के एरिया में आज ऑफिसेज और हाउस होल्ड का अगर आप रेशियो देखें तो ऐसा रेशियो है कि प्रति हाउस होल्ड 30 स्क्वायर फुट से भी कम मुहैया है मुंबई में, जो कि दुनिया के किसी भी बड़े शहर से बहुत नीचे है। इसका मतलब यह है कि ग्रेटर मुंबई का जो एरिया है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा है और इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पर और बढ़ानी है। आप बढ़ा तब तक नहीं सकते जब तक कि आप का शहर तैयार ना हो। राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उत्तर बहुत सीधा सीधा है कि ग्रेटर मुंबई हो गया, कल्याण डोंबिवली हो गया, ठाणे या नवी मुंबई, ये चारों को मैं एक ही परिवार का हिस्सा समझता हूं। यहां पहले करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने यहां नहीं किया तो ये शहर चरमराने की स्थिति में पहुंचने लगे हैं धीरे। राइट। तो अगर आप इस मुद्दे से करना चाहते हैं कि जहां दिखाई पड़े तो पहले जाके आप दूसरे शहरों में कर सकते हैं, लेकिन जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां सांसत हो रही है, वो ये है। मैं तो चाहूंगा यहां पहले। पंकज जी, क्योंकि अब समय का, मैं जल्दी आप लोगों से चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि मैं जैसे रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो ज्यादा स्कोप छोटे शहरों में है, वहां पर ग्रोथ ज्यादा होगी, जैसे अरविंद जी ने कहा कि पहली जरूरत है इन शहरों के पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट वहीं होगा जहां पे आपको अपसाइड सबसे ज्यादा मिले। तो आई कंप्लीटली एग्री विद अरविंद कि जहां पे इकोनॉमिक बेस ऑलरेडी है, पॉपुलेशन है, प्रेशर है, तो वहीं पे ग्रोथ के सबसे ज्यादा प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं। जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट ज्योग्राफी होती है वो इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं देता है। तो जो छोटे शहर होते हैं वहां पे आपको ये बहुत ज्यादा दिखता नहीं है। तो जो भी है, जैसे आप अहमदाबाद की भी बात कर लीजिए, हालांकि बहुत बड़ा शहर है,
बट एक एफिशिएंट ज्योग्राफी है। तो अगर आप देख लीजिए पिछले 3 साल से प्राइजेस का प्लेटू है। तो इन रिगार्ड्स टू इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ग्रेटर मुंबई, केडीएमसी को मैं सबसे ऊपर बोलूंगा, पूना को बोलूंगा, ग्रेटर मुंबई को बोलूंगा। ये 3 शहर जो यही आपको देखना होगा। हाँ। चलिए इसको कंक्लूड अब मैं प्रताप साहब आपके साथ करना चाहूंगा कि अभी भी फिर ये तो वही शहर है जिसपे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है और वहीं पे और प्रेशर बन जाएगा इस लिहाज से। तो क्या, क्योंकि स्मार्ट सिटी का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको वहां पे रोजगार मिले, वो रोजगार के मौके हों, तो अमरावती, सोलापुर, औरंगाबाद हम देखेंगे कि नए मैग्नेट के तौर पे सरकार का फोकस होगा उन्हें डेवलप करे ताकि शिफ्ट हो यहां से बर्डन वहां पर। तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे। अब जैसे औरंगाबाद में आपका शेंड्रे बिडकिन की एक सीमा वहां आ रही है जो हमारे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टेड है। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे कंट्री के लिए और उसमें काफी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसमें वक्त लग रहा है। लेकिन जिस वक्त वो ये कंप्लीट हो जाएगा, जो मतलब हो सकता है 5-6 साल है, तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो औरंगाबाद जैसी एक सिटी इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में उसको एक नई शुरुआत मिल जाएगी, एक नया स्टार्ट मिल जाएगा। तो जहां जहां हम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो एयरपोर्ट हो, बड़ा पोर्ट हो, इन वजहों से सडनली एक सिटी में एक नई जान आ सकती है जिसमें, और तो फिर उसके साथ आपका स्मार्ट सिटी का अगर इन्वेस्टमेंट हो तो कुल मिलाकर एक नई संभावना उसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, एक नया विकल्प तैयार। वैसे तो ऑफकोर्स मुंबई में तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है, लेकिन ये इन जगहों में एक नए, क्योंकि बहुत बड़ा पर्पस यही है कि आप जो माइग्रेशन हो रहा है उसको स्पीड से हो रहा है, उसको कहीं और डाइवर्ट करना है, यहाँ तो आ ही रहे हैं लोग। राइट। चलिए, तो चर्चा तो बहुत लंबी जाएगी, लेकिन आज के लिए वक्त यही खत्म हो रहा है। तो ये आज एक तरीके से कह लीजिए शुरुआत थी स्मार्ट सिटीज के लिए। किस तरह का विजन होगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी और आप उसको कैसे देखेंगे और समझेंगे। तो हमारे पूरे पैनल को आज मैं शुक्रिया कहूंगा यहाँ आने के लिए, और निवेदन भी होगा कि आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे क्योंकि अभी तो बहुत सारे शहर बाकी हैं। और आपके से भी यही निवेदन होगा कि इस चर्चा में लगातार बने रहें, क्योंकि इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में अब हम अगले कुछ हफ्तों तक यहाँ पर बातचीत को जारी रखेंगे कि किस तरीके से ये देश स्मार्टनेस की तरफ बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।